हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर वंडरफुल सीरीज जहाँ पे हम पूरी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है वो रिवाइज करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो इन दिस सीरीज व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग clarity of concepts plus application of concepts plus टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व योर एमसीक्यूज. सो ये सीरीज जो है बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहने वाली है आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन के लिए. गाइज, नॉट जस्ट पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स और सारी स्टैंडर्ड बुक्स हम ये सीरीज के थ्रू आपको करवाने वाले हैं रिवाइज. मॉडर्न में स्पेक्ट्रम करवा रहे हैं, एनवायरमेंट में वी आर डूइंग अनदर स्टैंडर्ड बुक. सो सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स फ्री में कवर करेंगे वाया दिस सीरीज. गाइज, आज का चैप्टर है प्रीएम्बल, है ना. दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. छोटा सा चैप्टर है. आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो. सो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं देखते आज देखते हैं अपना प्रीएम्बल. ठीक है, और ये प्रीएम्बल जो है इससे क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, क्या क्या याद रखना है, वो भी इसी स्लाइड से देखेंगे, थोड़ा समझेंगे एंड देन एमसीक्यूज सॉल्व करने जाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड सॉल्विंग एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर इज लाइक अ पीस ऑफ केक. पर मेरे साथ थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी. मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. डन. नाउ दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि भाई एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय जवाहरलाल नेहरू. और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड जो पार्ट है वो है प्रीएम्बल अपना कॉन्स्टिट्यूशन का. नाउ व्हाट डज द प्रीएम्बल से? सबसे पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a blank blank blank. तो गाइज, वी द पीपल इज द हाईलाइट कि भाई फाइनल अथॉरिटी किसके पास है. इंडियन पॉलिटी जो है, हमारा पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें फाइनल अथॉरिटी या तो अल्टीमेट पावर, बेसिक पावर किसके पास है? द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये जो प्रीएम्बल है अपना, वो हमें क्या दिखाता है कि भाई इट शोज अस द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया. गाइज, एक्सक्यूज थोड़ा सा नॉइज है पीछे, बट एक्सक्यूज इट फॉर नाउ. हम फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे. अब पावर तो है कि भाई इन पीपल ऑफ इंडिया ने चूज किया है कि भाई क्या करना है, क्या करना है. इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना है. क्या स्ट्रक्चर बनाना है इंडिया का? सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना. कैसा कंट्री बनेगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये 5 जो है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर से ना क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं. पीवाईक्यूज हम क्रैश कोर्स में करेंगे, इस कोर्स में पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं. डन. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हर एक नागरिक को क्या मिलना चाहिए? JLEF. ये JLEF करके याद रखो, अच्छे से याद रहेगा. जस्टिस कैसे मिलनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, SEP. लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, TEBFW. इक्वालिटी किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. और प्रमोट करना है इन सब के बीच क्या? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, है ना. अश्योरिंग, अगर फ्रेटर्निटी होगी तो अश्योर कर पाएंगे कि हर एक इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो पाएगी और इस तरह से हम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन अचीव कर पाएंगे. डन. सो दूसरी चीज हमें क्या मालूम पड़ती है इस राइटिंग से कि भाई जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेन फीचर्स बोल सकते हैं. पावर किसके हाथ में, है ना. सिटीजन्स के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स बनाने हैं. एंड it also gives you the date in our constituent assembly, this 26 November 1949.
डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पूछी जाए तो वो आएगी 26 जनवरी। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 26 नवंबर को हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे डेट कौन सी है वो भी बताया जा रहा है। अनदर थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको ओनली वन टाइम उसमें चेंज किया गया है, सुधार किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, दैट टू बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। व्हाट हैव वी चेंज्ड? SSI याद रखो आप। सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, वो ऐड किया गया है। सेक्युलर वर्ड नहीं था, वो ऐड किया गया है। एंड इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था, जो ऐड किया गया है। सो 1, 2 and 3 words have been added. SSI has been added. डन। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इतना सा छोटू सा चैप्टर है ना उसमें से। बट गाइज दिस चैप्टर हैज़ डेप्थ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रखने हैं और मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, आप टेंशन मत कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? क्या लिखा है? द प्रीएम्बल हैज बीन एडेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज हमने तो अभी देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में डेट रखी है कि 26 नवंबर 1949 के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनाते हैं, तो लेटर ऐड हुआ है, ये बात तो गलत हो गई। पार्ट वाली जो बात है हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज एट इट्स इंसेप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव अ सोशलिस्ट कंटेंट इन इट। अब देखिए सोशलिस्ट हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में से ये वर्ड ऐड किया है, बट इस वर्ड को ऐड भी किया है इससे पहले। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इम्प्लिसिटली अप्लाई करते हैं कि भाई आर स्टेट इज गोइंग टू फॉलो अ सोशलिस्ट आउटलुक। ओके, सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सिलेक्ट द करेक्ट कोड। कौन सा भाई? एक भी आंसर, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो ढूंढना है। डन एवरीवन? वेरी सिंपल। एक बार अगर आपने प्रीएम्बल का जिस्ट समझ लिया तो आप समझिए कि आपके एक या दो क्वेश्चंस तो आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये भी बाद में ऐड किया गया था। तो भाई इसको व्हाट इज सेक्युलरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि भाई आपको जो भी रिलीजन फॉलो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और स्टेट का इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सी फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी स्टेट्स जो मुस्लिम स्टेट्स होते हैं, इस्लामिक। ओके, सो दो स्टेट्स आर नॉट सेक्युलर। बट अगर आप वेस्ट में देखोगे है ना, तो स्टेट जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा भी धर्म अपना लो, कुछ भी वर्शिप आप कैसे करोगे, है ना। तो ये जो होता है एवरीवन हैज अ फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम प्रीएम्बल देखेंगे। आई पुट इट हियर। लिबर्टी किसकी दी है हमको? बिलीफ, कोई भी मान्यता, फेथ एंड वर्शिप। तो कैन आई से कि भाई प्रीएम्बल में तो सेक्युलरिज्म झलक रहा है। यस, तो अपना बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 44 में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। ठीक है, कि भाई हर एक इंसान को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जीना है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म वाला है ना, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी इंसान पर्सनल लॉज नहीं लागू करेगा, ये बात DPSP में दी गई है। तो यस, DPSP भी आएगा। तो आप देख लीजिए अब ये भी आएगा तो C कट जाएगा क्योंकि 1 और 2 साथ में करेक्ट है। अब हमको देखना है कि भाई 3 या 4 दोनों में से कोई एक भी अगर राइट हो गया ओके तो अपना आंसर आ जाएगा D। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें
तो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। सो यस, द आंसर विल बी डी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में कहाँ आया? सो 51A जो है ना, उसमें देर इज वन सब आर्टिकल to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे हमको दर्शाता है कि सेक्युलरिज्म दिखाया गया है। नाउ सेक्युलरिज्म जो है इसका क्या मतलब हुआ, आपको समझ में आ गया कि भाई स्टेट जो है इट विल नॉट इंटरफियर इन अ पर्सन्स चॉइस ऑफ रिलीजन। नाउ सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जिसमें स्टेट जो है वो खुद को अलग कर लेता है रिलीजियस मैटर्स से, है ना, वो अपने आप को एकदम सेपरेट कर लेता है कि भाई हमें कोई है ही नहीं मतलब। जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो क्या करेगा, स्टेट विल ट्रीट ऑल रिलीजन एज इक्वल, सर्वधर्म समान वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि स्टेट विल एड ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर करना है तो स्टेट जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा लोगों के बीच। स्टेट जो है लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने का एक फंडामेंटल राइट देगा। डन। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मीनिंग ऑफ वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। रिपब्लिक क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा कि भाई कोई एक इंसान के हाथ में हम सत्ता नहीं दे रहे, बट क्या होगा, इट इज द सोर्स ऑफ द पावर आर द पीपल। दूसरा कि मोनार्की था, दूसरा वाला टाइप, एक रिपब्लिक था एंड एक था मोनार्की। मोनार्की में वंशानुगत, ओके, लाइक किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनेगा, उसका बेटा ही किंग बनेगा, उसकी बेटी क्वीन बनेगी। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी होता है। जब रिपब्लिक में क्या होता है, इलेक्टेड हेड होते हैं एंड दिस इलेक्शंस आर ओपन टू एवरीवन। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, the son of a fisherman, becoming the state of the head, is one of the best examples of republic word। तो एक चीज बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास हो गया यहाँ पे। सो यस, एंड वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवर्निटी इन द पीपल ऑफ इंडिया, दोनों करेक्ट है। सो हियर गाइज व्हाट शुड बी आवर आंसर, बताइए आप मुझे। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। गाइज जब भी हम लोग ये वाला सीरीज चलाते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पॉज। जब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आप पढ़िए, अपने हिसाब से सोचिए, आंसर मार्क कीजिए एंड देन मेरे साथ सॉल्व कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और आपका जो स्कोर है वो भी पॉलिटी में काफ़ी इम्प्रूव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The preamble is used by the courts in constitutional interpretation because क्यों? It contains the objective and philosophy of the constitution makers। ठीक है, ये अपना जो preamble है वो कई बार कोर्ट्स जो है वो कोई भी लॉ की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए प्रीएम्बल को यूज किया जाता है ना। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लिमिटेशंस। गाइज नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, तो इसके चलते बी और सी आर रूल्ड आउट। अब अगर फर्स्ट और थर्ड दोनों में से एक भी करेक्ट है तो अपना आंसर आ जाएगा ए। डन।
नाउ इट सेज इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसॉफी। ये हमने देखा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ध्यान में रख के ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो यस, वन इज करेक्ट एंड इट कंटेन्स अ इनएक्टिंग क्लॉज विच ब्रिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स। हमने स्टार्टिंग में ही देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby solemnly resolve to constitute India into a SSSDR and to secure to all its citizens JLEF, है ना, adopt, enact and give to ourselves this constitution on the 26th of November 1949। तो एक इनैक्टिंग क्लॉज भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया था उस दिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, which of the following claims about Indian interpretation of secularism is correct। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो आपका ये वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखते हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। डन, सबको सपोर्ट करता है इंडियन सेक्युलरिज्म। Indian secularism has made room for and is compatible with the idea of state-supported religious reform. Third, Indian secularism is based on Western secularism. नहीं, Indian secularism and Western secularism are quite different from each other. इंडिया में माइनॉरिटीज को भी फ्रीडम मिलता है एंड स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म को डेफिनेटली, है ना, एक रूम है अपने लिए, एज इन अकोमोडेट करते हैं हम इस चीज़ को एंड वी आर वेरी कंपैटिबल कि भाई स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तो बहुत पहले, से फॉर एग्जाम्पल द प्रैक्टिस ऑफ सती, है ना, इट इज अ इनह्यूमन प्रैक्टिस, इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन, बट इफ इट इज सपोर्टेड बाय अ रिलीजन देन द गवर्नमेंट, है ना, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म का यहाँ पे रोल आता है। तो ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम लोग डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे ना तब ये वाली चीज़ एलॉबरेट करेंगे। देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ओके, इसको भी हम एलॉबरेट करके देखेंगे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन promises fraternity along all the Indian citizens to ensure। फ्रेटर्निटी भी 42nd सैड हुआ था नहीं, SSI। हमेशा ऐसे कोड वर्ड्स बना लीजिए जो आपको समझ में आएगा कि भाई ये राइट है कि रॉन्ग है, फट से एग्जाम में याद आ जाएगा। किसकी चीज़ के लिए? फ्रेटर्निटी फॉर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटेग्रिटी। प्रोग्रेस कहीं पे दिखता है आपको प्रीएम्बल में? नहीं। सो कैंसिल एवरीथिंग दैट हैज द ऑप्शन नंबर 1 इन इट। आंसर अपना आ गया बी बहुत ही आसानी से। आगे देखते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू बिगिनिंग में ही कि भाई ये जो अपना प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये एक टाइम पे बहुत डिबेट चली थी। डन। और ये जो डिबेट है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स भी दिए हुए हैं। डन। नाउ देखेंगे यहाँ पे केसेस की बात की गई है। सो यहाँ पे बोला है कि भाई बेरोबारी यूनियन केस जो है उसने बोला है कि भाई प्रीएम्बल जो है इट इज द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। स्टेटमेंट नंबर 1 मैं इसको समझाती हूँ डिटेल में, ये भी आपको पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट। यार ये तो ब्लंडर कर दिया। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd और एक ही बार अमेंड हुआ है वो भी 42nd में, तो सेकंड तो गलत है ही है, तो रूल आउट हो गए दोनों। तो अभी फर्स्ट आपको शायद पता है या नहीं है, डजंट मेक अ डिफरेंस, फर्स्ट तो करेक्ट है ही है, थर्ड का हमें वैलिडिटी देखना है। इन केशव नंद भारती केस इट वाज सेड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात गलत है, इट इज वेरी मच अ पार्ट, और ये रूल आउट किया गया था केशव नंद भारती केस में। सो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर इज ओनली 1। गाइज यू नो ये डिबेट काफ़ी टाइम तक चली थी,
तो ये जो बेरूबारी यूनियन केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था कि भाई प्रीएम्बल जो है वो जनरल पर्पस बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के लिए क्या पर्पस था, ओके। और ये की है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम इट सेड दैट इट इज नॉट अ पार्ट। बेरूबारी यूनियन बोलता है कि भाई की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि केशवनंद भारती केस में ये रूलिंग आया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है। एंड सिमिलरली LIC ऑफ इंडिया एक केस था, इसमें भी ये रूलिंग को सपोर्ट किया गया है कि भाई प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। पर दो चीजें समझनी है हमें, इंटीग्रल पार्ट है बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ये कोई भी एक्ट को पावर नहीं देता या उसका पावर प्रोहिबिट नहीं करता। इट इज नॉन जस्टिकेबल, ठीक है। इसके जो प्रोविजंस है आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर एंड इट इज नॉन जस्टिकेबल, ये भी साथ में हमें याद रखना है। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में ही हमने ये डिस्कस कर लिया। प्रीएम्बल ये एक असर्शन है और ये रीजन है। तो लेट मी टेल यू ये कैसे सॉल्व करते हैं ना, बहुत सिंपल है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अब हमें पता है कि सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड, एक बार अमेंड किया भी गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये जो है इट इज इनकरेक्ट। डन। अब देखिए कितना सिंपल है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अरे भाई करेक्ट नहीं है, ए इज इनकरेक्ट, तो एक ही आंसर बचेगा आपके पास। रीजन है प्रीएम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इट इज, केशवनंद भारती केस एंड LIC ऑफ इंडिया केस। डन। सो गाइज बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जो हमने फटाफट रिवाइज कर लिया। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है, क्वेरीज है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इफ यू थिंक ये सेशंस हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक द सेशन, share the session and subscribe to our channel for lots of upcoming free courses. Thank you.